यूपी की अमेठी विधानसभा सीट पर रेप केस में जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटियों ने रोते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी को चुनावी मैदान में उतारा, जो अपनी दोनों बेटियों के साथ प्रचार में जुट गईं और लोगों से वोट देने की अपील करते करते वो रोने लगी, जिस पर वहां भीड़ में मौजूद महिलाओं ने भी उनसे लिपटकर रोना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल उनके साथ प्रचार में जुटी उनकी दोनों बेटियों का भी दिखा, जो अपने पिता के कराए कामों का हवाला देते हुए अपनी मां को चुनाव में जिताने की अपील करते हुए रो पड़ी। वहीं गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने जेल में बंद अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने पति के न्याय के लिए, अब बहुत ज्यादा जनता से प्यार हमें मिल रहा है। अमेठी सीट पर 5वें चरण के चुनाव में 27 फरवरी को मतदान होना है। सौबात की एक बात यह कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से वो जेल में सजा काट रहे हैं और वो अमेठी सीट पर 2017 में बीजेपी की उम्मीदवार गरिमा सिंह से चुनाव हार गए थे। हालांकि इस बार बीजेपी ने गरिमा सिंह की टिकट काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। हांगकांग में कोरोना की तेज रफ्तार ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग से कहा कि वो कोरोना पर काबू पाने के लिए सारे जरूरी कदम उठाएं ताकि उसका खतरा चीन तक ना पहुंच सके। असल में हांगकांग में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इस वक्त कोरोना के मामले में हांगकांग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां हर रोज 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और वहां के अस्पतालों पर भी बहुत हद तक बोझ बढ़ चुका है। यानी हांगकांग में कोरोना की सुनामी आ चुकी है और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने की हालत में है। इन्हीं बातों से चीन की टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है और फिर उसने अपने देश में कोरोना विस्फोट की चिंता जाहिर की है। इस खतरे से निपटने के लिए चीन की सरकार ने हांगकांग को सख्त लॉकडाउन तक लगाने की हिदायत दे डाली है। सौबात की एक बात यह कि कोरोना की वजह से चीन की हालत खराब हो चुकी है और अपने किसी भी शहर में कोरोना के मरीज मिलने के बाद वो तुरंत सख्त लॉकडाउन लागू कर देता है। हालांकि हांगकांग ने चीन के लॉकडाउन की हिदायत को मानने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के सोनीपत में अभिनेता दीप सिद्धू की मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक दिन पहले हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पहुंचते ही दीप सिद्धू और उनके साथ मौजूद उनकी दोस्त को फौरन अस्पताल भिजवा दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो दीप सिद्धू की कार की हालत देखकर चौंक गई। उनकी कार सामने खड़े ट्रक में पूरी तरह समा गई, जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया। गाड़ी है उसकी एक कैंटर है, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने दावा किया कि दीप सिद्धू की कार की रफ्तार तेज होने की वजह से वो आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे से गाड़ी लगी है, ड्राइवर साइड गाड़ी लगी और उसमें दीप सिद्धू की मौके पे मौत हो गई। बताया गया कि दीप सिद्धू दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, तभी रास्ते में सोनीपत के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनकी कार से मिले आईडी कार्ड के जरिए उनकी पहचान हुई। और बताया गया कि उनके साथ मौजूद उनकी दोस्त असल में उनकी मंगेतर रीना राय है, जो हादसे के वक्त उसी कार में सवार थी, जिन्हें काफी चोट आई और दीप सिद्धू के साथ उन्हें भी खरखौदा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने दीप सिद्धू की मौत की पुष्टि कर दी और उनकी मंगेतर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा लिया। ट्रीटमेंट करवा रही हैं, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी डॉक्टर्स ने उनको आउट ऑफ डेंजर किया। वहीं इस मामले में सिद्धू के परिवार वालों ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सोनीपत में FIR दर्ज करवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक वाले ने अचानक पावर ब्रेक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से टक्कर हुई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। देखा तब निकालने के बाद तो ड्राइवर वहाँ पे मौजूद नहीं था, भाग गया था, मौके से फरार था। बताया गया कि दीप सिद्धू खुद ही कार चला रहे थे, जहां रात करीब 9:30 बजे सोनीपत में KMP टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और उनकी मौत हो गई। सौबात की एक बात यह कि दीप सिद्धू पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थे, लेकिन वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों का साथ देने का ऐलान किया, जिसके बाद उन्हें लाल किला हिंसा मामले में धार्मिक झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। मुंबई को PM नई रेल लाइनों का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को मुंबई में 2 नई रेल लाइनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इन लाइनों के बनने से मुंबई से दूसरे राज्यों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को पासिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर एक शार्क के हमले में एक तैराक की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने ही देश को बदनाम करने पर आमादा है।
दिसंबर 2020 और जून 2021 में हुई नेट की परीक्षा के नतीजे 1 से 2 दिनों में घोषित कर दिए जाएंगे। यूजीसी ने जानकारी दी। असल में कोरोना खतरे की वजह से दिसंबर 2020 और जून 2021 में ये परीक्षा नहीं हो पाई थी। इसके बाद पिछले साल नवंबर में 2 टर्म की परीक्षा एक साथ आयोजित की गई। मुंबई के पास बदलापुर में एक तेंदुए का सिर प्लास्टिक के डिब्बे में फंस गया। बाद में वन विभाग और कुछ लोगों की मदद से डिब्बे को हटाया गया। मुख्तार अंसारी पर बड़ी खबर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में यूपी की मऊ कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, लेकिन दूसरे मुकदमों की वजह से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। जिस मुकदमे में उनको बेल मिली है वो 2011 में उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, तब से वो जेल में ही हैं। मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस केस में उन्होंने 10 साल की सजा पूरी कर ली और इसी मामले में अधिकतम सजा का प्रावधान 10 साल ही है। चंदन जिजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, राहत तो लेकिन नहीं मिली राहत सही से। जी प्रीति, देखिए ये मामला 2011 का मामला है। मऊ के दक्षिण टोले से जुड़ा हुआ एक मामला जिसको लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर मुख्तार अंसारी को जमानत दी है, लेकिन वो फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी पर करीब 1 दर्जन और मामले हैं, गंभीर मामले हैं, संगीन मामले हैं, जिसकी वजह से वो जेल से बाहर फिलहाल नहीं होंगे। हालांकि इस मामले में उनको जमानत जरूर मिली है और इसके बावजूद उनको राहत मिलने वाली नहीं है और मऊ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वो बांदा जेल में ही रहेंगे, क्योंकि डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी जानकारी मऊ पुलिस की ओर से एक ट्वीट कर दी गई। साथ ही मुख्तार के जेल से छूटने की खबरों को भी पुलिस ने खारिज कर दिया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था और कोर्ट ने उन्हें इसी एक मामले में जमानत दी। फिलहाल इसमें हमको जमानत मिल गई। 1 लाख के पीवी पर उनको छोड़ने का आदेश हो। मुख्तार अंसारी ने पिछले 3 चुनाव जेल में रहकर ही लड़े हैं, लेकिन इस बार मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने 3 दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल किया। 100 बात की एक बात ये कि मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का ये मुकदमा एक गवाह और उसके सुरक्षा कर्मी की हत्या के मामले में 2011 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुआ था और इसी मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिली, मगर दूसरे मुकदमों में होने की वजह से वो जेल में ही रहेंगे, जिसकी जानकारी खुद मऊ पुलिस ने दी। दिल्ली के पास जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि इसके लिए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाई स्पीड कॉरिडोर का ट्रैफिक सर्वे भी पूरा कर लिया है और तैयार होने के बाद 72 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड कॉरिडोर का महज सफर जो है वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस रूट पर मेट्रो की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और इसके तहत दोनों हवाई अड्डों को मेट्रो से जोड़ने का 2 चरणों में काम पूरा होगा और मेट्रो के इस हाई स्पीड कॉरिडोर को तैयार करने में करीब 12,000 करोड़ की लागत आएगी और जेवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 13 मेट्रो स्टेशन बनेंगे और इसके बाद ये कॉरिडोर आईजीआई पहुंचने के लिए नई दिल्ली स्टेशन से पहले से चल रही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ जाएगा। तो 100 बात की एक बात यह कि जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसके पहले चरण का काम 2024 में पूरा करने की योजना है और इसके बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही इसको दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए मेट्रो के हाई स्पीड कॉरिडोर के पहले चरण का काम भी 2024 तक पूरा हो सकता है। मशहूर संगीतकार और गायक भप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले 1 महीने से बीमार थे और सोमवार को ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लाया गया था, लेकिन एक दिन पहले ही देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रात तकरीबन 9 बजे के करीब जो है उनकी हालत अचानक में बिगड़ी। डॉक्टरों की टीम को उनके घर पे बुलाया गया। भप्पी लाहिड़ी के निधन की खबर मिलते ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया, जहां उनका पार्थिव शरीर फूल मालाओं से सजाकर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। भप्पी लाहिड़ी के अंतिम दर्शनों के लिए काजोल भी अपनी मां तनुजा के साथ पहुंची, जबकि गायिका अलका याग्निक समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों ने भी उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। तो ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे, नहीं, वो मेलोडी किंग थे, मेलोडी मेकर थे, म्यूजिक क्रिएटर। सोशल मीडिया पर भी भप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें याद किया और उनके परिवार के साथ संवेदनाएं जताई।
क्योंकि जिसने भी उनके निधन की खबर सुनी वो सन्न रह गया। दशकों तक अपनी धुनों पर लोगों को जुमाने वाले और अपनी आवाज से लोगों पर जादू बिखेरने वाले बप्पी लाहिड़ी अचानक खामोश हो गए। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म नन्हा शिकारी थी। पिछले साल न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में बप्पी लाहिड़ी ने खुद इस गाने को गाकर भी सुनाया था। बस तूने प्यारे के काबिल सारा जहां है निकम्मा तम्मा तम्मा लोगी। इसके अलावा बप्पी लाहिड़ी ने चलते चलते यार बिना चैन कहाँ रे और बम्बई से आया मेरा दोस्त समेत कई मशहूर गाने दिए। यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेताओं की पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब वाराणसी की सेवापुरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पटेल नामांकन के लिए पहुंचे, जिनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए और नामांकन के लिए तय कमरे तक जाने की जिद पर अड़ गए। जब वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें नियमों का हवाला देकर अंदर जाने से रोका तो वो उनसे भिड़ गए और काफी देर तक चली झड़प के बाद कुछ लोग वहां लगी बैरिकेडिंग को हटाकर अंदर घुस गए, जबकि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवार के साथ उसके सिर्फ एक प्रस्तावक और एक वकील को ही नामांकन के लिए अंदर जाने की मंजूरी दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के हंगामे की जानकारी मिलने पर बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने माइक के जरिए हंगामा करने वालों से वहां से हटने की अपील की, जिसके बाद भी जब वो नहीं माने तो डीएम ने उन्हें खदेड़ने और केस दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए। ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करा दी गई है, बाकायदा मुकदमा इसमें दर्ज होगा। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर यूपी के मतदाताओं को धमकी देने का आरोप लगा। आरोप है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें एक नोटिस भेजा और 24 घंटे में जवाब मांगा। जयपुर में राज्य किसान आयोग के चेयरमैन और निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला एक लिफ्ट में फंस गए। वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए ही कृषि भवन पहुंचे थे, मगर पद संभालने के बाद लौटते समय वो लिफ्ट में फंस गए। वहां मौजूद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। आखिरकार 5 मिनट बाद उन्हें लिफ्ट से निकाला जा सका। यस बैंक के संस्थापक रहे राणा कपूर को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देश भर की कई गोल्ड लोन कंपनियों ने अपने कर्जदारों के सोने की नीलामी शुरू कर दी, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कुछ सामाजिक संगठनों ने इस नीलामी का विरोध किया। उनकी दलील है कि अभी भी कई कर्जदार कोरोना संकट की वजह से इस हाल में नहीं है कि वो लोन चुका पाए। ऐसे में इन सामाजिक संगठनों ने लोगों के गिरवी रखे सोने की नीलामी रोकने की मांग उठाई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो इलाके में भारी बारिश से जमीन खिसक गई। इससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। झारखंड के हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की मौत का मामला उस वक्त और गर्मा गया जब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करने लगे। बताया गया कि 6 फरवरी को मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुए विवाद में रुपेश पांडे नाम के एक नाबालिग की मौत हो गई थी। जिनके परिवार से मिलने झारखंड पहुंचे कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को हिरासत में ले जाने के लिए झारखंड सरकार को निशाने पर लिया। लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है। और जब कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट के जरिए खुद को हिरासत में रखे जाने की जानकारी दी तो बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए और उन्हें हिरासत में ले जाने पर सवाल उठाए। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग यहाँ सब डट के खड़े हैं। हालांकि बाद में बवाल बढ़ने की आशंका को देखते हुए झारखंड पुलिस ने कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट से दिल्ली वापस भेज दिया। 100 बात की एक बात ये कि हजारीबाग के बरही में गुटों की झड़प में मारे गए नाबालिग की मां इंसाफ की मांग को लेकर पिछले 9 दिन से अनशन पर है और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जबकि पुलिस ने इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद एक नया वेरिएंट सामने आया, जिसके जरिए वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को नाम दिया गया है डेल्टा क्रॉन, क्योंकि दावा है कि ये वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इस वेरिएंट का नया मरीज ब्रिटेन में सामने आया, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट से संक्रमित था। हालांकि इस वेरिएंट की सबसे पहली खबर पिछले महीने साइप्रस से सामने आई थी, लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों ने इस तरह के किसी भी वेरिएंट के होने की बात से इनकार कर दिया था और उसे लैब में हुई गलती बताया गया था। अब ब्रिटेन में डेल्टा क्रॉन का नया मरीज सामने आने के बाद उस पर रिसर्च भी तेज हो गई है।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कोरोना के ये वेरिएंट ब्रिटेन से ही शुरू हुए हैं या फिर किसी दूसरे देश से वहां तक पहुंचा। स्वाभाविक की एक बात है कि जब साइप्रस में पहली बार इस वेरिएंट के मरीज सामने आए थे तो उस वक्त वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना का ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि ब्रिटेन में नया केस आने के बाद उसकी गंभीरता पर रिसर्च शुरू हो गई। यूपी और पंजाब में चुनावी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास मंदिर में जाकर पूजा की। वो संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग में मौजूद रविदास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रविदास की प्रतिमा पर पहले फूल चढ़ाए और फिर उनकी आरती की। पूजा खत्म होने के बाद मंदिर के पुजारी ने पीएम को प्रसाद दिया, साथ ही उन्हें एक माला भी भेंट की। इसके बाद जब वो बाहर आए तो प्रधानमंत्री को शॉल और संत रविदास की एक मूर्ति दी गई। इस मौके पर उन्होंने मंदिर की विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। उन्होंने यहाँ पर ज्योति जलाई है उनके समक्ष, इसके अलावा पुष्पांजलि की दिया और 500 रुपए का चढ़ावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दिया। जबकि मंदिर में पूजा खत्म करने के बाद वो वहाँ हो रहे भजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें वो पहले तो तालियां बजाते दिखे और फिर अगले ही पल उन्होंने अपने हाथों में झांझ थाम ली और उसे वहीं बैठकर बजाया। मंदिर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद वो वहां से पंजाब के पठानकोट रवाना हो गए तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत रविदास की जयंती के मौके पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास के जन्म स्थान सीर गोवर्धन में मौजूद मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मंदिर में आए लोगों का मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने मंदिर में मौजूद संतों से भी कुछ देर बातचीत की। काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। इस मुलाकात के खत्म होने के बाद वो वहाँ चल रहे लंगर में शामिल हुए और लोगों के साथ जमीन पर बैठकर प्रसाद खाया। सौगात की एक बात यह कि रविदास जयंती हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और बड़ी संख्या में संत रविदास के अनुयायी इस दिन पंजाब से वाराणसी पहुंचते हैं, जहां संत रविदास के गांव सीर गोवर्धन में होने वाले समारोह में ये लोग शामिल होते हैं। इस बार 645वीं जयंती के मौके पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रविदास मंदिर में पूजा की तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास के गाँव पहुंचकर पूजा की। प्रियंका गांधी ने कानपुर में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने वहां महिला शक्ति गर्जना रैली भी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में वाइल्ड लाइफ जू सफारी का उद्घाटन किया। मेरा मकसद यही है कि नई पीढ़ी एक एक चीज का एहसास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक रैली की, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने पिछली एसपी सरकार में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। जाति धर्म इस आधार पर समाज को बांटकर या केवल सरकार बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश के रतलाम में अजान के वक्त लाउड स्पीकर बजाने से जुड़े विवाद का एक वीडियो वायरल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। असल में वहां कुछ लड़कों ने अजान की तेज आवाज के खिलाफ लाउड स्पीकर बजाने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो 1 फरवरी का था। लाउड स्पीकर लगा दिए और जब जब इनकी अजान बजेगी जब हमें सब कुछ हो जाएंगे। जिसमें दिखने वाले लड़कों को पुलिस ने थाने बुलाकर बातचीत के जरिए इस विवाद का निपटारा कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज न होने की वजह से किसी भी पक्ष पर कार्रवाई नहीं की गई। सौगात की एक बात यह कि रतलाम में वायरल हुए इस वीडियो में कुछ लड़के ये दावा करते नजर आए कि मस्जिद से तेज आवाज में होने वाली अजान से उन्हें तकलीफ है, जिसके जवाब में उन्होंने उसके ठीक सामने लाउड स्पीकर लगाया और वीडियो बनाकर संदेश फैलाने की बात कही। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर इस मामले को सुलझा लिया। यूपी में 2 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी ने बुंदेलखंड के लिए खास प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक इस प्लान के तहत पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम उमा भारती को वहां प्रचार के लिए भेजने की तैयारी में है, ताकि 2017 की तरह ही बुंदेलखंड में बीजेपी को इस बार भी सफलता मिल सके। पार्टी अपने इस बुंदेलखंड प्लान पर जोर शोर से काम कर रही है और खबर है कि जल्द ही शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती वहां पार्टी के लिए प्रचार शुरू कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रभावशाली नेता हैं वे निश्चित तौर पर जो है मतदाताओं के बीच जाते हैं। बताया जा रहा है कि अपने इस प्लान के तहत पार्टी बुंदेलखंड इलाके में डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा जोर देगी और सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़ी रैलियां कराने की भी तैयारी है।
जबकि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में आने वाले झांसी जिले में अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने वहां एक रोड शो किया। 100 बात की एक बात यह कि यूपी के बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, जहां 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सभी 19 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और यही वजह है कि पार्टी इस बार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए उसने अपना ये बुंदेलखंड प्लान बनाया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने झांसी में रोड शो कर पार्टी के लिए प्रचार शुरू कर दिया। जयपुर में एक दलित आईपीएस अधिकारी की बारात में घुड़चढ़ी की रस्म कड़ी सुरक्षा में पूरी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां इस समुदाय की बारात इस तरह निकाले जाने पर कई बार बवाल हो चुका है। इसलिए आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद जब वो घोड़ी पर चढ़े तो उनकी सुरक्षा के लिए जिले के कई अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। बवाल की आशंका की वजह से राजस्थान पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। बारात शहर की अहम सड़कों से गुजरी, जहां उसके दोनों तरफ राजस्थान पुलिस के जवान चलते दिखाई दिए। बताया गया कि उस इलाके में पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। 100 बात की एक बात यह कि राजस्थान में दलित समुदाय से होने की वजह से दूल्हों को घोड़ी न चढ़ने देने पर कई शिकायतें सामने आई, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद सुनील कुमार धनवंता की बारात कड़ी सुरक्षा में निकाली गई और इस दौरान जिले के एसडीएम भी वहां सुरक्षा व्यवस्था में लगे नजर आए। पंजाब के पठानकोट में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पुलवामा के हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे। वो हमारी सेना की बहादुरी को फिर से सबूत मांगने लग गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी चुनावी रैली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बनाने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। तेलंगाना के निजामाबाद में मुफ्त की चाय न मिलने पर बवाल हो गया। वहां कुछ बदमाशों ने एक चाय की दुकान पर रौब दिखाते हुए फ्री में चाय मांगी और दुकानदार के मना करने पर वो भड़क उठे, जिसके बाद उन लोगों ने चाय की दुकान पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने सड़क से पत्थर उठाकर उसकी दुकान पर फेंकने शुरू कर दिए। दुकानदार ने आरोप लगाया कि गुंडों ने उससे मुफ्त में चाय मांगी, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने उसकी दुकान पर हमला बोल दिया। बताया गया कि इसमें दुकान के मालिक को भी चोट आई। 100 बात की एक बात यह कि जिस दुकान पर हमला हुआ वहां बदमाशों के रोज आने जाने का दुकानदारों ने दावा किया, जो हर दिन मुफ्त में चाय पीकर वहां से निकल जाते थे। इसी का विरोध करना दुकानदार को भारी पड़ गया और उसने आरोप लगाया कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। आग लगाने वाले भी कम नहीं यहाँ, शोर मचाने वाले भी कम नहीं यहाँ। 100 बात की एक बात कही मिश्र ने, दरिया में उतरे हो तो तैर नहीं सकते, नाव डुबाने वाले भी कम नहीं यहाँ। तो मिलेंगे कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा 100 बात की एक बात का।